हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम यानी कि 2024 में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग का 2023 में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन है, मतलब कि ये पीवाईक्यू है। और पीवाईक्यू से हर साल क्वेश्चन मिलते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत सारे डाल दिए जाते हैं, इसलिए आप लोग पीवाईक्यू को जरूर लगाइएगा, ठीक है। और देख लीजिए, जो इकोनॉमिक्स होता है आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए होता है। साइंस और कॉमर्स के लिए इकोनॉमिक्स सेम पूछा जाता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, और आर्ट्स के लिए अलग पूछा जाता है। तो मतलब कि अगर पीआईक्यू देखा जाए तो दो पीआईक्यू तो आपके सिर्फ 2023 के ही बन जाएंगे, एक तो आर्ट्स स्ट्रीम वाला और एक साइंस और कॉमर्स वाला। और जो भी अभी देख रहे हैं स्टूडेंट आर्ट्स साइंस कॉमर्स, ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पिछले बार तो आर्ट्स में पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि इस बार कॉमर्स और साइंस में डाल दे, क्योंकि आर्ट्स में पिछले बार पूछा गया है, लेकिन इस बार हो सकता है कि घुमा फिरा करके ये साइंस में डाल दिया जाए। इसलिए आप लोग इसको जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आर्ट्स लिखा गया है तो ये आर्ट्स वालों के लिए नहीं, ये सभी के लिए हो सकता है कि इस बार आर्ट्स वाला क्वेश्चन आर्ट्स वाला क्वेश्चन हाँ साइंस और कॉमर्स में डाल दे, और कॉमर्स वाला और साइंस वाला किस में डाल दे, आर्ट्स में डाल दे। इसलिए सभी के लिए ये जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और इसको मैं सेट के नाम से प्लेलिस्ट वगैरह बनाऊंगा, जैसे सेट 2 सेट 3 ऐसा करके मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उसका भी देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब एक एक करके यहाँ पर देखेंगे और फुल डिटेल में आप लोग को समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी की चयन से है। क्या बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था की जो भी समस्याएं होती है, अर्थव्यवस्था की मुख्यतः कुल 3 समस्याएं होती है, मैंने आप लोगों को बताया है डिटेल में, ठीक। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो 3 मुख्य समस्याएं होती है हमारा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी से है। उत्पादन की तकनीकी से क्या मतलब है कि उत्पादन कैसे करें, हम लोग किस चीज का चयन करें, ये पूछ रहा है। श्रम का चयन करें या फिर मशीन का चयन करें, यही यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। श्रम का चयन करें या फिर मशीन का चयन करें, मतलब कि उत्पादन की तकनीकी चुनना है यहाँ पर, कि मतलब किस तरीके से हम लोग उत्पादन करें। तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध कि कैसे उत्पादन करें। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैसे उत्पादन करें। यही तो है उत्पादन की तकनीक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिंपली समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होता है। तो सीमांत उपयोगिता का मान कितना होता है जब क्या कुल उपयोगिता अधिकतम होगा। तो ये होता है शून्य। सीमांत उपयोगिता अगर शून्य होता है तो कुल उपयोगिता क्या होता है, अधिकतम होता है। मैंने आप लोगों को ग्राफ भी बताया है, यहाँ पर एक बार मैं फिर से ग्राफ बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है, ठीक। यहाँ पर से ये आप लोग का मान लीजिए ऐसे है, ये आप लोग का टीयू यानी कि कुल उपयोगिता, ठीक। और ये है आप लोग का मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पर देख लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एमयू। तो जब यहाँ सॉरी ये यहाँ पर ऐसे बनेगा, इसको आप लोग को अच्छे बनाना है। यहाँ पर देखिए ऐसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जब एमयू जीरो है, जब एमयू जीरो है तो ये मैक्सिमम होगा। देख लीजिए इस प्रकार का होता है। आप लोग को यहाँ पर डॉटेड लाइन से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर टीयू मैक्सिमम है तो एमयू जीरो है। वही पूछ रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता कितना होना चाहिए। तो सीमांत उपयोगिता शून्य होगा तो हमारा कुल उपयोगिता अधिकतम होगा। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को ग्राफ से भी मैंने बता दिया। यहाँ पर ग्राफ अच्छे प्रकार से तो नहीं बना है, लेकिन मैंने इसको अच्छे प्रकार से बताया है सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है। जो एक उदासीनता वक्र होता है ये सामान्यतः किस आकार का मतलब होता है, ये हमको बताना है। तो ये होता है मूल बिंदु की ओर उत्तल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग को करेक्ट। मूल बिंदु की ओर उत्तल कहने का क्या मतलब कि ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। देख लीजिए ये कुछ इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का मूल बिंदु ये है और इससे हमारा उत्तल होना चाहिए। उत्तल मतलब कि ये बाहर की तरफ क्या होना चाहिए, उठा होना चाहिए। तो इस प्रकार के इसका ग्राफ बनता है। तो मूल बिंदु की ओर उत्तल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है। जो मांग वक्र होता है इसका सामान्यतः ढाल कैसा होता है। तो इसको आप लोग ग्राफ से समझिएगा। सारा खेल ग्राफ का है, ठीक। सारा खेल ही ग्राफ का है। तो ये समझ लीजिए, ये मान लीजिए हमारा है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर पूछ रहा है मांग वक्र यानी कि डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व कुछ इस प्रकार का होता है। मान लीजिए इसको मैं यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ डॉटेड। तो कुछ इस प्रकार का आप लोग का डिमांड कर्व होता है ऐसे, ठीक। ये होता है आप लोग का डिमांड कर्व। इसको बोल सकते हैं डी डी
और इसको मान लें D1 बोल सकते हैं, तो इसको D2 बोल सकते हैं। किसी एक से आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी एक बना करके समझ सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल क्या आता था, आप लोग यहाँ पर ढाल इसका दिख रहा होगा, क्या ऋणात्मक नजर आ रहा है, तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यानी कि सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। ठीक, समझ गए होंगे। अगर आपसे आप लोग दिख रहा है ना सीधे ये नीचे की ओर गिर रहा है, तो गिर रहा मतलब ऋणात्मक है। इसके बाद देख लीजिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है। इसको भी ग्राफ से ही हम लोग समझेंगे क्या है। बोला कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। तो बोल रहा है सरल रेखा मांग वक्र, सरल रेखा मांग वक्र का मतलब कुछ इस प्रकार का बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, और ये हमारा मांग वक्र है, सरल रेखा मांग वक्र। तो इसको मध्य बिंदु, मान लीजिए ये है इसका मध्य बिंदु, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ, लीजिए यहाँ पर ग्रीन ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पर यह है इसका मध्य बिंदु। तो जो मध्य बिंदु है ये क्या मतलब कि इस पर कीमत की लोच क्या होगी, तो इस पर कीमत की लोच 1 के बराबर होगा। यहाँ पर देख लीजिए ये 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब कि 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 1। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या दिया गया है कि निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। तो जो आप लोग का औसत उत्पाद होता है, औसत उत्पाद, जिसको क्या बोल सकते हैं, एवरेज प्रोडक्शन बोल सकते हैं, एवरेज प्रोडक्शन एपी। तो इसका आकार जो होता है ये होता है उल्टा यू आकार का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 7वां नंबर वाला क्वेश्चन की बात करें तो 7वां नंबर वाला क्या दिएगा, देखिएगा कि उत्पादन फलन क्यू बराबर क्या दिया है, क्यू बराबर दिया है ए और एल के पावर में है अल्फा और के के पावर में है बीटा। ठीक है, तो में पैमाने का प्रतिफल की माप होगी। तो इसमें ये जो मतलब हमको इक्वेशन दे रखा है उत्पादन का फलन का इक्वेशन, इसमें पैमाने के प्रतिफल की माप बताना है। तो कुछ नहीं करना है, जो एल है, एल श्रम, ठीक, एल जो श्रम है और के आप लोग का जो है यहाँ पर, ठीक, इन लोग दोनों का जो भी पावर है, इन लोग मतलब कि इन लोग दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एल और के को, तो इनका जो पावर है एक्चुअली ये जुड़ जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है कि सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है कब, कब बताना। जो सीमांत लागत है और जो औसत लागत है, ठीक, एक तो है एवरेज और एक है मार्जिनल, ठीक, दोनों कॉस्टिंग है, दोनों कॉस्ट, एक बोल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट और एक बोल सकते हैं एवरेज कॉस्ट। ठीक, तो दोनों एक दूसरे के बराबर कब है, कि ये होगा आप लोग का औसत लागत जब न्यूनतम होगा, यानी कि जो एवरेज कॉस्ट है ये आप लोग का न्यूनतम होगा, तब ये दोनों बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 8 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 9 नंबर वाला क्वेश्चन। देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पाद अक्ष के समांतर होता है। उत्पाद अक्ष के समांतर मतलब जो भी आप लोग का उत्पाद अक्ष है उसके पैरेलल होगा। कहने का मतलब समझिए, जैसे ये एक हम लोग यहाँ पर जनरल कोई ग्राफ लेते हैं, ठीक, और मान लीजिए कि जो आप लोग का एक्स एक्सिस है यही आप लोग का उत्पाद अक्ष है। एक बार के लिए यही हम लोग मान लेते हैं समझने के लिए कि आप लोग का क्या है, ये है आप लोग का उत्पाद अक्ष, ठीक ना। इसको हम लोग मान लेते हैं कौन सा अक्ष, उत्पाद अक्ष, एक्स एक्सिस वाले को ही, और इधर हमारा ऊपर वाई एक्सिस है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पाद अक्ष का समांतर होगा। उत्पाद अक्ष तो हमारा एक अक्ष हो गया, तो जो कुल हमारा स्थिर लागत है, कुल स्थिर लागत ये इसके पैरेलल हो जाएगा। कुल स्थिर लागत ऐसे होगा आप लोग का, तो जो कुल स्थिर लागत है ये उत्पाद अक्ष के समांतर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। कुछ इस प्रकार का मतलब ये बोल रहा है कि इस प्रकार का ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 9 नंबर वाला क्वेश्चन का, कुल स्थिर लागत जो है उत्पाद वक्र के समांतर होता है। इसके बाद है 10वां नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बोल दिया ना कि यहाँ पर क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता है, तो यहाँ पर किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। समरूप वस्तु है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बता रहे इसलिए समरूप वस्तु होगा, मतलब कि एक जैसी वस्तु का उत्पादन होगा। फिर अगल का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वाला है, देख लीजिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें सभी समान है, किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से, कीमत में कितना वृद्धि हुआ, 5% की वृद्धि होने से उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा 6% बढ़ जाती है। और पूर्ति की मात्रा कितना बढ़ गया, 6% बढ़ गया, तो वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच का मान बताना है, पूर्ति की कीमत लोच का मान। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कीमत लोच, ठीक, तो ये होता है आप लोग का इलास्टिसिटी डिमांड, ईडी इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया है क्या होता है आप लोग का, ये होता है यहाँ पर होता है, बोल सकते हैं आप लोग, जो भी आप लोग का पूर्ति है, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा आप लोग का, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बोल सकते हैं, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक, और बटे में होता है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में
प्रतिशत परिवर्तन, ये हो जाएगा आप लोग का। तो देख लीजिए, उस वस्तु की पूर्ति में 6% वृद्धि होती है, मतलब कि पूर्ति में 6% की वृद्धि हुआ और कीमत में 5% की वृद्धि, दोनों को डिवाइड लगाएंगे तो 1.2 आ जाएगा निकल करके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 12 नंबर वाला क्या है कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है जब, अल्पकाल के लिए बात कर रहा है ना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म को हानि कब होता है, जब जो प्राइस है, प्राइस कि ये क्या हो, मतलब कि एवरेज कॉस्ट से कम हो जाए प्राइस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं 13 नंबर वाला क्वेश्चन। 13 नंबर वाला देख लीजिए क्या है कि यदि किसी वस्तु की मांग तथा बाजार पूर्ति क्रमशः डी तथा एस है तो बाजार संतुलन को निम्न में से किस स्थिति से दर्शाया जा सकता है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ये आप लोग यहाँ पर दिया गया, ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, सिर्फ एक ही याद रखेंगे और सारा हम लोग यहाँ पर ड्राइव कर लेंगे। कैसे समझिएगा, बोल रहा है कि ये सीधा सीधे बोल रहा है कि बाजार संतुलन मतलब कब होगा, ये आप लोग को बताना है। तो बाजार संतुलन कब होगा, जब डिमांड किसके बराबर हो, सप्लाई के बराबर, यानी कि मांग किसके बराबर हो, पूर्ति के बराबर, तो ये संतुलन में होगा। तो ए नंबर तो दिख रहा होगा, तो बहुत सारे बच्चे ए को ही करेक्ट करके चले आएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसको हम लोग एक तरफ लेते हैं, तो डी माइनस एस बराबर क्या आ जाएगा, जीरो नहीं आ जाएगा। अगर एस को इधर हम लोग ले तो एस इधर प्लस में है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा और इधर हमारा क्या बच जाएगा, जीरो। तो डी माइनस एस बराबर जीरो हो जाएगा। एक ये भी बन सकता है, या फिर एक ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है यहीं से कि डी एज इट इज रहेगा, एस को इसको डिवाइड में ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वही आएगा डी बराबर एस। इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू एस करेंगे तो एस ही रहेगा, तो डी बराबर एस। तो ये तीनों एक ही बात है, ये तीनों एक ही बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लीजिए तीनों को दिखाया गया है, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तीनों एक ही बात है, बस इधर उधर करके लिखा गया है। तो आप लोग को पेशेंस थोड़ा रख करके जवाब देना होगा और सारा ऑप्शन एक बार जरूर देख लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीनों बात सही है, क्योंकि तीनों एक ही बात है ही और अलग अलग बात है नहीं, ठीक। फिर 14 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि पूर्ति आधे की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत में होने की प्रवृत्ति होती है। क्या बोल रहा है कि पूर्ति आधे क्या हो गया, पूर्ति ज्यादा हो रहा है तो कीमत क्या होगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। पूर्ति ज्यादा हो रहा है मतलब कि ज्यादा सप्लाई हो रहा है तो कीमत ऑब्वियसली कम होगा, ठीक, क्योंकि पूर्ति ज्यादा हो रहा है तो कोई कीमत देने के लिए ज्यादा तैयार ही नहीं होगा, तो कीमत कम हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार कीमत सदैव के बराबर होता है। फर्म क्या है, मतलब कि फर्मों के मुक्त प्रवेश और निकास, मतलब कि कोई यहाँ पर रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। फर्म अपना मर्जी से आ सकते हैं, फर्म अपना मर्जी से जा सकते हैं, ठीक। इस स्थिति में बाजार कीमत सदैव किसके बराबर होगा बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बराबर होता है बाजार कीमत, यहाँ पर हम लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, न्यूनतम औसत लागत, न्यूनतम औसत लागत के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 16 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया गया है कि उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में की स्थिति उत्पन्न होती है। कहने का मतलब है कि उच्चतम निर्धारित कीमत, उच्चतम निर्धारित कीमत क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु है हमारे पास, कोई एक वस्तु है, ठीक है, और इसका उच्चतम निर्धारित कीमत मतलब कि उच्चतम इसका कीमत निर्धारित कर दिया गया कि 10 रुपया है। कहने का मतलब है कि 10 रुपये से अधिक में इस वस्तु को नहीं बेचा जाएगा, इसका अधिकतम कीमत निर्धारित कर दिया गया। इसका अधिकतम कीमत 10 रुपये है, 10 रुपये से आप लोग को कम में ही बेचना होगा, अधिक में नहीं बेचना होगा। तो उच्चतम निर्धारित कीमत का मतलब यही होता है, ठीक। तो यही बोल रहा है कि उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में की स्थिति उत्पन्न होती है। किसकी स्थिति उत्पन्न होती है, यहाँ पर मांग अधिक की स्थिति आ जाएगा, मतलब कि ज्यादा मांग होने लगेगा, क्योंकि कीमत जो है अधिकतम इसका निर्धारण हो गया है। इसके बाद 17 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है कि एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर बोल ही दिया एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब ही होता है एक अधिकार। एक अधिकार को आप लोग समझ सकते हैं ऐसे, आप लोग एक अधिकार, तो एक अधिकार में फर्म की संख्या कितना होगा, एक, सिर्फ और सिर्फ एक ही वहां पर फर्म होगा और कोई फर्म नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा 17 नंबर वाला क्वेश्चन का। फिर है 18 नंबर वाला क्वेश्चन कि एक अधिकारी नियंत्रित कर सकता है। अगर कोई एक अधिकारी है, ठीक, मान लीजिए वहां पर कोई एक ही फर्म है, तो वो क्या नियंत्रित कर सकता है, केवल एक फर्म नहीं, गलत बात है। वो चाहे तो उत्पादन को भी नियंत्रित कर सकता है। तो केवल यहाँ पर क्या है, केवल एक कीमत, तो केवल एक कीमत तो होगा नहीं, केवल उत्पादन मात्रा को, तो ये भी गलत बात है। केवल उत्पादन को ही नहीं बल्कि कीमत को भी मतलब नियंत्रित कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सी में, कीमत और उत्पादन मात्रा दोनों को, तो दोनों को एक साथ वो नहीं कर सकता, दोनों को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, कीमत या उत्पादन मात्रा में किसी एक को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। कीमत या फिर उत्पादन मात्रा में से किसी एक को और नियंत्रित कर सकता है एक बार में, ठीक। दोनों को एक साथ नहीं कर सकता, लेकिन बारी बारी से एक को कर सकता है, मतलब कि या तो कीमत को नियंत्रित कर सकता है या उत्पादन को, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 18 नंबर वाला क्वेश्चन का।
फिर है 19 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि जिस बाजार संरचना में केवल 2 फर्म हो उसे कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ कितने हो? 2 फर्म हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विअधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। जैसे एक अधिकार में 1 फर्म था, वैसे द्विअधिकार में 2 फर्म होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 20 नंबर वाला क्या है कि कार्टेल निर्माण किस प्रकार की बाजार संरचना में संभव है। कार्टेल निर्माण का क्या मतलब है? कार्टेल निर्माण एक प्रकार का संघ होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कार्टेल निर्माण किस प्रकार की बाजार संरचना में संभव है। कैसा बाजार संरचना होना चाहिए कि वहां पर कार्टेल निर्माण मतलब संभव हो, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन दिए गए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो, एकाधिकार का बाजार हो, द्विअधिकार का बाजार हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्विअधिकार का बाजार हो, द्विअधिकार में कार्टेल निर्माण संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 20 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद बात कर लेते हैं 21 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग का 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। डायरेक्ट यहाँ पर पूछ देगा, क्या पूछेगा कि जेम किन्स द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताए। जेम किन्स द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताए, 2 नंबर में पूछ सकता है। तो आप लोग को लिखना पड़ेगा पूरा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जेम किन्स। जो जेम किन्स थे, इन्होंने लिखा था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, आप लोग पूरा याद रखेगा पुस्तक का नाम, ठीक है। जेम किन्स ने इसको लिखा था। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, क्या है कि जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है। जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? जीडीपी होता है आप लोग का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों में क्या संबंध होता है यहाँ पर बताना है, तो बहुत ही सिंपल है, समझिएगा। एनडीपी बराबर क्या होता है? एनडीपी बराबर होता है यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर जीडीपी, ठीक, जीडीपी, और माइनस होता है मूल्य ह्रास। यहाँ पर देखते हैं मूल्य ह्रास, ठीक है, मूल्य ह्रास। अगर जीडीपी में से, ठीक, अगर जीडीपी में से हम लोग मूल्य ह्रास को निकाल दे, मतलब मूल्य ह्रास को माइनस कर दे, तो हमारा एनडीपी मिल जाता है, ठीक, मतलब कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है। मूल्य ह्रास कहने का क्या मतलब है, जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए आप लोगों ने पेन लिया, पेन उसको 1 महीने तक चलाया तो उसका स्याही अधिकतर खत्म होगा, बहुत कम ही बचा होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मूल्य ह्रास। मतलब कि जो भी घिस गया, पिट गया, जो भी कम बचा, उसी को बोलते हैं मूल्य ह्रास। तो जीडीपी में से मूल्य ह्रास को हम लोग निकाल देंगे तो बच जाएगा हमारा एनडीपी, यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास। ये कैसे? तो मूल्य ह्रास को इधर ले आइए, इधर माइनस में है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि एनडीपी प्लस में क्या आ जाएगा, मूल्य ह्रास इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, क्योंकि उधर माइनस में है तो इस साइड लागेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पर जीडीपी हमारा बच जाएगा। तो जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आप लोग को ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आप लोग इधर उधर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 23 नंबर वाला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु का मतलब है कि गेहूं का किस किस में एक प्रकार से उपयोग हो सकता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। चपाती, यानी कि अगर हम लोग रोटी बनाते हैं, जो हम लोग डेली शाम को खाते हैं, ठीक, जो हम लोग रोटी बनाते हैं उसमें ऑब्वियसली गेहूं का ही आटा बनता है, और आटा से हम लोग रोटी बनाते हैं, यानी कि चपाती बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा ही। साथ ही बिस्कुट भी आटा से ही बनता है, उसमें चीनी वगैरह डाल करके या फिर जो भी डाला जाता है आटा से ही बनता है। और ब्रेड, जो आप लोग ब्रेड खाते हैं, ठीक, चाय के साथ, वो भी ऑब्वियसली गेहूं से ही बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, इनमें से सभी, ठीक। तो ये मध्यवर्ती वस्तु के रूप में हमारा गेहूं काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कि किसी वर्ष में जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी वर्ष में हम लोग जीडीपी की गणना कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन दिए गए, इनमें से क्या शामिल नहीं किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन। तो नई कार का मूल्य शामिल करेंगे, शिक्षण शुल्क शामिल करेंगे, ब्रेड का मूल्य भी शामिल करेंगे। लेकिन हम लोग एक बार नई कार का मूल्य शामिल कर चुके हैं, तो फिर प्रयुक्त कार का मूल्य क्यों शामिल करें, क्यों ऐसा करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा आप लोग करेक्ट, इसको शामिल नहीं करेंगे, प्रयुक्त कार का मूल्य बोल दिया है। जब हम लोग नई कार का मूल्य शामिल कर ही लिए तो फिर प्रयुक्त कार का मूल्य शामिल क्यों करेंगे, ये तो दोहरा गणना के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट, इसको शामिल नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक ना। इसके बाद देख लीजिए 25 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है। जीडीपी की गणना करने का यहाँ पर विधि बताना है हमको। तो जीडीपी की गणना करने का हमारे पास 3 विधियां होती हैं, आप लोग याद रखिएगा। हमारे पास कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां। एक तो होता है आय विधि, यानी कि इनकम बोल सकते हैं मेथड, और एक होता है हमारा व्यय विधि, ठीक, एक होता है व्यय विधि, ठीक, और एक होता है मूल्य वृद्धि विधि, मूल्य वृद्धि विधि।
और इसको एक और नाम से जाना जाता है मूल्य वृद्धि विधि को। इसका भी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जब याद आएगा तो मैं कमेंट कर दूंगा। मूल्य वृद्धि विधि को एक और नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर तीनों ही करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं 26 नंबर वाला क्वेश्चन का। क्या है कि सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार में प्रचलन से बाहर किया गया था? एक प्रकार से बोल सकते हैं कि किस मूल्य के नोट के, यानी कि कितने के नोट को बंद कर दिया गया था। 2016 में कौन से नोट को बंद किया गया था मोदी सरकार के द्वारा? आप लोग को याद होगा 500 और 1000 के रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को क्या कर दिया गया था? बाजार प्रचलन से बाहर कर दिया गया था, मतलब कि अब बाजार में नहीं चलेगा, इसको बंद किया जाता है। फिर बाद में 500 रुपए का नोट फिर से चला। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि 500 रुपए का नोट है, तो बोलिएगा सर कैसे बंद हुआ था? नहीं, उस वक्त दूसरा था, उसको बंद करके फिर से ये नया 500 का नोट चलाया गया है, और 1000 का तो अभी तक चलाया ही नहीं गया है, बंद है तो बंद है। ठीक है, फिर देख लीजिए 27 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर वाला कि वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में से कौन सा है? वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष बताना है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया सब्जेक्टिव वाले मॉडल पेपर सॉल्यूशन में, डिटेल में एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाया। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास एक पेन है, ठीक, आपके पास एक पेन है, मान लीजिए दो पेन है, दो पेन, यहाँ पर हम लोग कितना लेते हैं? दो पेन ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कितने हैं? दो पेन है, आपके पास दो पेन है, और आप लोग चाहते हैं कि एक पेन किसी को दे दे और उसके बदले में एक कॉपी ले ले, ठीक, एक कॉपी ले ले, ठीक, एक पेन देकर के एक कॉपी लेना चाहते हैं। तो आप लोग को ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास दो कॉपी हो, जो कि आपको एक कॉपी दे करके एक पेन ले, तभी तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब कि बदल सकते हो, वस्तु विनिमय कर सकते हैं। तो यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब कि यहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है आपस में, ठीक है, वस्तु के बदले में वस्तु, इसी को हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इसमें दोष पूछ रहा है कि इसका दोष क्या है, मतलब कि इसकी कमियां क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली को हटा करके हम लोग मुद्रा लाए। तो ये भी मैंने वहां पर बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव का मतलब वही मैंने बताया कि मान लीजिए आपके पास दो पेन है और आपको एक कॉपी चाहिए, एक पेन के बदले में एक कॉपी आप लोग को चाहिए। तो आप लोग को ऐसे स्टूडेंट खोजना पड़ेगा ना जो इसके पास दो कॉपी हो और उसके बदले में उसको एक पेन चाहिए, ऐसा स्टूडेंट को खोजना पड़ेगा, तभी तो आप लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। ठीक, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसके अलावा आप लोग ऑप्शन पढ़िएगा, तो इसके अलावा यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। इसके अलावा ऑप्शन पढ़िए, वस्तु की कीमत का निर्धारण आसान नहीं, ये मुद्रा से होता है। कीमत का निर्धारण आसान मुद्रा से होता है। मूल्यों के बीच की तुलना करना, यह भी मुद्रा से ही होता है। मूल्य का संचरण करना, यह भी मुद्रा से ही आसान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का। ठीक है, इसके बाद 28 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आरबीआई, बच्चे को पता होगा कि आरबीआई हमारा क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देख लीजिए 29 नंबर वाला क्वेश्चन कि निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? किस परिस्थिति में? क्या बोला कि मुद्रा की पूर्ति की कमी ना, मतलब कि मुद्रा क्या हो जाए? कम हो जाए, मार्केट में फील्ड में मुद्रा कम हो जाएगा। तो किस स्थिति में? समझिएगा, बैंक दर में कमी। बैंक दर क्या होता है? बैंक दर मैंने आप लोगों को बताया था मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव सॉल्यूशन में। बैंक दर क्या होता है? बैंक दर वो दर होता है जिसमें जिस दर पर आरबीआई, जो व्यावसायिक बैंक होते हैं हमारे, जिसमें कि एसबीआई, सीबीआई, एचडीएफसी, ये सारे जितने भी बैंक है, वनांचल ग्रामीण बैंक, जो भी आपका एक्सिस बैंक, ये सारे हमारे क्या है? व्यावसायिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। तो आरबीआई जिस दर पर इन सभी बैंक को लोन देता है उसी को हम लोग बोलते हैं बैंक दर। तो बैंक दर में कमी हो जाएगा, मतलब कि लोन ये कम दर पर देगा, तो बैंक वाले ज़्यादा लोन लेंगे। बैंक वाले ज़्यादा लोन लेंगे तो लोगों को ज़्यादा लोन देंगे, मतलब कि पैसा बहुत ज़्यादा बटेगा। तो क्या यहाँ पर पूर्ति की कमी होगी? मुद्रा की पूर्ति की कमी होगी? नहीं, बल्कि मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी पढ़िए कि आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय, कहने का मतलब है आरबीआई खुद फील्ड में आएगा, खुद मार्केट में आएगा और यहाँ पर प्रतिभूतियों को क्या करेगा? खरीदेगा। खरीदेगा तो क्या आप लोग को पैसा दे करके जाएगा? पैसा दे करके जाएगा तो फील्ड में पैसा ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि मुद्रा की पूर्ति कमी नहीं होगी बल्कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ठीक, और इनमें से सभी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, ऑप्शन नंबर बी होगा आप लोग का करेक्ट। अब चलिए मैं ऑप्शन नंबर बी पढ़ता हूँ। क्या है कि नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि CRR में वृद्धि। ये क्या होता है? CRR होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने बैंक में 100 रुपये जमा किए, बैंक में 100 रुपये जमा किए, ठीक, जो भी आपका व्यावसायिक बैंक है, SBI बोल लीजिए, CBI बोल लीजिए, HDFC बोल लीजिए, जो भी बोलना है। आप लोगों ने 100 रुपये जमा किए बैंक में, तो अब वो क्या करेगा
कि बैंक वाले लोन तो देंगे और जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको लोन तो देंगे, लेकिन वो क्या करता है कि उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखता है। मान लीजिए इसमें से 20 रुपये अपने पास रखेगा और 30 रुपये आरबीआई को देगा, और जो 50 रुपये बच गया इससे ये लोन देता है, इससे ये लोन देता है। सभी के पैसा का लोन नहीं देगा। 100 रुपये आप लोगों ने जमा किया तो 100 रुपये का ही लोन दे नहीं देगा। ये अपने पास 20 रुपये नगद रखेगा और 50 रुपये नगद ये आरबीआई के पास दे देगा और 50 रुपये का ही लोन देगा। तो जो ये अपने पास रख रहा है और जो आरबीआई को दे रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग CRR। तो इसमें ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा, मतलब कि इसमें वृद्धि होगा तो इसको ज़्यादा रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखने पड़ेगा तो इसको पास लोन बांटने का पैसा कम हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं 30 नंबर लोकेशन का। 30 नंबर लोकेशन क्या है कि उपभोग फलन C बराबर दिया है 100 प्लस 0.5y में स्वायत्त उपभोग है। तो जो यहाँ पर आप लोग 100 दिख रहा है ना, 100, यही आप लोग का स्वायत्त व्यय है। सीधे आप लोग याद रखिए कि जो भी यहाँ पर y के बगल में दिख जाएगा यही हमारा स्वायत्त व्यय है। सिंपल याद रखना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं 31 नंबर लोकेशन। न्यूमेरिकल टाइप है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर पढ़े होंगे ना तो आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी समझ में आ रहा होगा, 100% समझ में आ रहा होगा, मुझे ये यकीन है। देख लीजिए 31 नंबर लोकेशन क्या है कि एमपीसी के मान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होता है। तो एक आप लोग यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर एमपीसी जो होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो दोनों का यहाँ पर निकल के आता है वैल्यू 1। एमपीसी प्लस एमपीएस का वैल्यू 1 होता है। इसे आप लोग को याद रखना है डायरेक्टली, बहुत ही काम आएगा, ये बहुत ही काम आता है। ठीक है, इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग को थोड़ा सा, ये एक लॉजिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एमपीसी के क्या बोल रहा है कि एमपीसी के मान के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य होगा। तो जो एमपीसी है, एमपीसी और जो हमारा एमपीएस है, ये हम लोग दोनों मिलकर क्या होते हैं, एक होते हैं। मतलब कि या तो 1 के बराबर होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और बोल सकते हैं कि 1 के बराबर या 1 से कम, या फिर 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा होगा, ये दोनों मिला करके। इसके बाद तो यहाँ पर देखें तो ऐसा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, क्योंकि एमपीसी और एमपीएस दोनों मिलकर के 1 होते हैं। तो मतलब ये 1 के बराबर हो सकता है कभी कभी, जब एमपीएस 0 हो हमारा तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से कम होगा, और 0 के बराबर हो या फिर 0 से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात कर लीजिए 32 नंबर लोकेशन क्या है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी का मान 0.4 है तो एमपीएस का मान, वही आ गया लॉजिक, क्या लगाएंगे हम लोग कि एमपीसी प्लस में एमपीएस बराबर में होता है 1, तो हमको एमपीसी का मान दिया है 0.4 और निकालना है एमपीएस बराबर 1। तो एमपीएस बराबर क्या हो जाएगा, 0.4 को उधर जाकर के घटा दे तो 0.6 बचेगा। तो 0.6 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक, समझ गए। इसके बाद है 33 नंबर लोकेशन, देख लीजिए क्या दिया गया है कि यदि अर्थव्यवस्था में एमपीएस में वृद्धि हो तो कुल बचत में क्या होगा। एमपीएस में हम लोग वृद्धि तो कर रहे हैं, तो कुल बचत में क्या होगा यहाँ पर, तो कुल बचत कमी होगी या फिर अपरिवर्तित रहेगी, मतलब कम हो सकता है या फिर कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ तो सकता नहीं है, बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है, या तो कम होगा या फिर ऐसे ही ठहरा रहेगा। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, सिर्फ 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि होती है, मतलब कि भारत में वित्तीय वर्ष का तिथि कितना से कितना होता है, ये मैंने आप लोग को बताया है, ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप लोग याद रखना है, उल्टा चलना है, 1 अप्रैल से पीछे वाला डेट ले लेंगे 31 मार्च। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 35 नंबर लोकेशन क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, दो डायरेक्ट कर लगता है, डायरेक्ट कर इसको बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इसको टाला नहीं जा सकता, जिस पर कर लगा है उसी को भरना पड़ेगा, ये होता है प्रत्यक्ष कर। ठीक ना, जैसे यदि आपका इनकम है, इनकम टैक्स अगर लग जाएगा तो आप इनकम कर रहे हैं तो आप पर इनकम टैक्स लगेगा, तो आपको ही भरना पड़ेगा, किसी और पर आप इसको नहीं टाल सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो वस्तु एवं सेवा कर, ये तो आप लोग का जीएसटी में आ जाएगा, जीएसटी में ये तो होगा नहीं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है तो ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रॉन्ग।
उत्पादन कर ये भी आप लोग का इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रशुल्क ये भी इनडायरेक्ट है, लेकिन निगम कर ये आप लोग का डायरेक्ट टैक्स है। कैसे? निगम कर क्या होता है, जो भी फैक्ट्री वगैरह होते हैं, जो भी बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, उन पर डायरेक्ट कर लगा दिया जाता है कि आप लोग फैक्ट्री में उत्पादन कर रहे हैं तो आप लोग को कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ये फैक्ट्री को ही भरना पड़ता है, ये किसी और पर नहीं टाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद 36 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि राजस्व घाटा क्या होता है। राजस्व घाटा तो ये आप लोग को कैसे समझ में आएगा? राजस्व बजट से समझ में आएगा। राजस्व क्या? राजस्व बजट क्या होता है मैंने आप लोग को बताया है। राजस्व बजट क्या होता है मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दे करके बताया था कि आप लोग खुद के बजट से समझिए। आपका जो भी प्राप्ति है, मतलब कि जो भी आय है, साथ ही आप लोग का जो भी खर्च है यानी कि जो भी व्यय है, इन दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? राजस्व बजट बोलते हैं। ठीक, तो राजस्व घाटा कब होगा तो समझिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक तो दिया गया कि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का क्या होता है, पूछ रहा है ना क्या होता है। तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का अंतर बोल रहा है, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्ति का अंतर बोल रहा है, निर्यात और आयात का अंतर बोल रहा है, कुल व्यय और कुल प्राप्ति का अंतर। तो बताया कि व्यय और प्राप्ति यानी कि आय और जो व्यय होता है उनका अंतर होता है, यानी कि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति जो है उनका अंतर निकालेंगे तो हमको राजस्व घाटा मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर 37 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार की वस्तुओं के उपभोग में प्रतिद्वंदित नहीं होते हैं? तो यह होता है सार्वजनिक वस्तु। सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग में प्रतिद्वंदित नहीं होती है। फिर है कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 1944। और यही पूछ लिया जाए कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो 1935 में, याद रखिएगा ना, 1935 में। ये भी पूछा जा सकता है 1935 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो बी होगा, लेकिन आरबीआई पूछ दे तो 1935 आप लोग को टिक करना होगा। इसके बाद देख लीजिए 39 नंबर बोला कि जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। विदेशी विनिमय दर क्या होता है ये भी मैंने आप लोग को बताया है। जैसे अभी हमारे देश में रुपया चलता है, ठीक, और हम लोग चले गए अमेरिका, तो 1 रुपया के बदले में हमारे पास कितना डॉलर मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? विदेशी विनिमय दर। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि इसका निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार की विनिमय दर को क्या कहते हैं हम लोग? अगर बाजार शक्ति इसका निर्धारित कर रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग तीर्थी विनिमय दर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, तीर्थी विनिमय दर। और तीर्थी विनिमय दर को एक और नाम से जाना जाता है, उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 40 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक कौन सा है? भुगतान खाता का कौन सा घटक? चालू खाते का घटक ना। तो चालू खाते का यहाँ पर घटक बताना कौन सा होगा। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, क्या है? पोर्टफोलियो निवेश दिया गया है, साथ में विदेशी सहायता दिया गया है, वस्तुओं का आयात दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? वस्तुओं का आयात जो है, वस्तुओं का आयात, ये आप लोग का चालू खाता का क्या है? एक घटक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को शाम का अपलोड कर दिया जाएगा या फिर नेक्स्ट डे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को इकोनॉमिक्स का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ में आप लोग का जो भी क्वेश्चन बैंक है सारा कंप्लीट करा दीजिएगा। बस आप लोग पेशेंस बना करके रखें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।